वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट सम अदर पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी करती है। सो नाउ इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी एंड द केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। सो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी किसको कहेंगे हम, कि एस्केप वेलोसिटी यानी वीई, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस सो दैट इट जस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी ये मिनिमम वेलोसिटी होती है ताकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर सके, छोड़ सके। ठीक है। सो कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल consider a projectile of mass m leaving the surface of a planet or some other astronomical body of a system of a radius r and mass m with speed escape velocity। तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, लेट से ये हमारा सरफेस पे, ठीक है, हाफ एम वी ई का स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल हमें जीरो प्लस जीरो मिलेगा, यानी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा अंडर द रूट टी टू जी एम बाई आर मिल जाएगा। यानी ये हो गया स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो बेसिकली स्टेप स्केप वेलोसिटी हमारी डिपेंड किस पे करती है, मास पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है। सो पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इन दो फैक्टर्स पे ये बेसिकली डिपेंड करती है। अच्छा, किस पे डिपेंड ये नहीं करती है, वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, और एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, इन दो चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। इफ अ बॉडी थ्रू फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद द एस्केप स्पीड, इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। यदि एस्केप वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए तो वो क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा और वापस ये कभी अर्थ पे रिटर्न नहीं होगा जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के अर्थ पे वापस न भेजा जाए तब तक। ठीक है। तो यहाँ पे वेट अ मिनट। तो यहाँ पे escape एनर्जी कितनी होती है बेसिकली, कि मिनिमम एनर्जी टू गिव अ पार्टिकल इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट जस्ट escape फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी किसी भी पार्टिकल्स को किसी भी पार्टिकल्स को दिया गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ताकि वो पार्टिकल क्या करे, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर दे, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, स्केप एनर्जी कहते हैं। ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केप एनर्जी कितना हो जाएगा, जी एम एम बाई आर। ठीक है। नेगेटिव क्या शो करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सरफेस के कारण ये नेगेटिव शो करता है। ओके। तो एनर्जी स्केप कितना हो जाएगा हमारा, इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। ये स्केप एनर्जी के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन, यानी जी एम एम बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी ई का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंडीशन। ओके। सो नाउ इसमें गोल्डन पॉइंट क्या है कि वीई की वैल्यू क्या होती है, इसके वेलोसिटी की वैल्यू टू जी एम एम बाई आर होती है इन फॉर्म ऑफ मास। ठीक है। यहाँ एम कांस्टेंट है, यानी वीई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर द रूट आर। ठीक है। यदि इन फॉर्म ऑफ जी की बात करें तो जी एम बाई आर कितना होता है, जी ना, तो जी एम बाई आर स्क्वायर कितना होता है, जी, तो यानी वी इक्वल टू अंडर द रूट टू जी आर मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ जी, और जी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर द रूट आर इसके लिए हो जाएगा। और यदि डेंसिटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू आर और अंडर द रूट एट पाई जी इंटू रो डिवाइडेड बाई थ्री। यहाँ पे हमारा रो कांस्टेंट है, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आर मिल जाएगा। ये तीनों कंडीशन के लिए हमारे क्या हो गए, वैल्यू हो गए इसके लिए। सो escape velocity डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है। यानी जो escape velocity है मास और प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिपेंड नहीं करेगी। सो यहाँ से escape velocity अर्थ सरफेस के लिए हमें कितना मिल जाता है, यदि अर्थ सरफेस से हम किसी चीज को लॉन्च करें तो उसके लिए escape velocity की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है। मून सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक। एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज absent because रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस पार्टिकल इज ग्रेटर देन द escape velocity, यानी वी आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन द वीई हो जाएगी। ठीक। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अ स्पेसशिप इज लॉन्च इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस। सो स्पीड व्हाट इस एडिशनल स्पीड शुड नाउ बी इम्पार्टेड टू द spaceship so that orbit to overcome the gravitational pull of the earth। ठीक है। तो लेट्स से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट डेल्टा के क्या हो जाएगा हमारा, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होगा इम्पार्टेड टू द स्पेसशिप टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल। देन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन टू आर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा, टू एम एम बाई जी आर
प्लस डेल्टा के हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 m, सॉरी, Gmm/2r प्लस Gmm/2r, ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Gmm/r की हो जाएगी। देन हाफ एम बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी Gm/r के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 स्क्वायर था, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 Gm/r हो जाएगी। और यानी हमें क्या पता था, V1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से √Gm/r, सो एडिशनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 माइनस V1, यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, √2 - 1 √Gm/r मिल जाएगा। ये हो गया हमारा V2 माइनस V1 की वैल्यू। सो यहाँ पे लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, इस एग्जांपल पे, इफ वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इज n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द रेसिडुअल वेलोसिटी एट इंफिनिटी, पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ m और n टाइम्स है ना, यानी nve का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ mv का स्क्वायर, और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, हाइट क्योंकि जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए जीरो, सो ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इक्वल टू n का स्क्वायर v का स्क्वायर माइनस 2 Gm/r, यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, v कैलकुलेट कर लेंगे, यानी √n - 1, ठीक है, √n का स्क्वायर माइनस 1 और वी मिल जाएगा, v की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसके लिए फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, कि लेट से एक वेरी स्मॉल ग्रू है, ठीक है, इज मेड ऑफ इन द अर्थ बन रहा है, ठीक है, लेट से यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, एम नॉट मास का, तो पार्टिकल मास कितना है इसका, एम नॉट है, ठीक, इज प्लेस्ड एट r/2 डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया गया, लेट से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट प्लेस, तो इसके लिए इसके एस्केप स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो बेसिकली ये हो गया हमारा फिगर, यहाँ पे एम नॉट था, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए, अच्छा, एट आर इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो जाएगा, के एफ प्लस यू आई, सॉरी, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट वी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम नॉट, और इनसाइड के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम नॉट माइनस Gme, और 2r³ और 3r का स्क्वायर माइनस, और रेडियस कितना था, r/2 ना था ना, तो r/2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके वेलोसिटी थी ना, तो यानी ये इनफाइनाइट चला जा रहा है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सारी इसके लिए जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से √Gme/4r मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है हमारा, केप्लर्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केप्लर्स लॉ। सो केप्लर्स फाउंड द इंपॉर्टेंट regularities in the motion of the planets. These regularities are known as the Kepler's थ्री लॉ ऑफ द प्लेनेटरी मोशन। इनके बेसिकली तीन लॉ थे। जो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट था, यानी ऑल प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट द वन लोकस ऑफ द ऑर्बिट होता है। यानी लेट से ये क्या हमारा इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ में दो लोकस होते हैं ना, तो लेट से ये क्या है हमारा इलिप्टिकल पाथ है। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ बन गया। तो लेट से ये क्या हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो लोकस होते हैं, पहला लोकस दूसरा लोकस। तो पहले लोकस पे क्या होता है, सन होता है, और कोई भी ऑर्बिट इस इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, सन के अराउंड मोशन करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनका, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इनका जो सेकंड स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ एरियाज है, यानी द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन द इक्वल टाइम, दैट इज द एरिया स्वीप्ट ऑफ स्पीड प्लेनेट्स रिमेन कांस्टेंट। यानी ये लाइन ज्वाइन करते हैं, लेट से ये क्या है हमारा, यहाँ पे लाइन ज्वाइन करते हैं, ये प्लेनेट है ना, तो यहाँ से सन से हम क्या करते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं, ओके। तो लेट से ये क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो ये जो एरिया स्विफ्ट करे इक्वल टाइम में, ये सेम एरिया यहाँ पे इसके लिए भी ये स्विफ्ट करेगा, यानी जो इनकी एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि the line joining any planet to the sun swept out the equal areas in a equal time, यानी equal area swept करता है, equal time में swept करेगा, so that is the aerial speed of the planet remain constant, यानी aerial speed planet की क्या होगी, वो constant रहेगी हमेशा। so according to the second law, when the planet is nearest to the sun, then speed क्या होगी, इसकी maximum होगी। when the farthest, यानी जब बहुत दूर होगा सन से, तो इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। so the figure, if the planet moves from A to B in a given time interval and C to D in the same time interval, the areas ASB and CSD will be equal होगा, यानी यहाँ पे ये एरिया A
एस बी और एरिया सी एस डी, ये क्या होगा हमारा इक्वल होगा, यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेटा मिनट कहाँ गया, यहाँ पे डी ए एरिया ऑफ द कर्व ट्रिएंगल एस ए बी मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा हाफ ए बी क्रॉस एस ए मिल जाएगा, ये हाफ, ये क्या लिख सकते हैं ए बी को हम आर्क इंटू, ये क्या हो जाएगा हमारा आर्क इंटू एंगल इंटू क्या होता है रेडियस ना, तो एंगल इंटू रेडियस हो गया, और ऐसे क्या हो गया हमारा रेडियस आर हो गया, तो यानी हाफ आर स्क्वायर डी थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया डी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा मिल जाएगा, ओके। तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे डी ए बाई डी टी कितना मिल जाएगा, हाफ आर स्क्वायर डी डी थीटा अपॉन डी टी मिल जाएगा, ठीक है। डी टी से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है ओमेगा ना, तो हाफ आर ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। डी अपॉन डी टी कितना मिल जाएगा, एरियल, ये इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी, ये हाफ आर स्क्वायर ओमेगा हो गया, ये इसके लिए हो गया हमारा फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। वेयर ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेनेट है। लेट जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और लेट क्या है, जे इसका एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द प्लेनेट अबाउट द सन एस, एंड द मास क्या है ऑफ द प्लेनेट है। तो यहाँ से जे इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, आई ओमेगा, आई क्या है पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आई की वैल्यू ये क्या है एम आर स्क्वायर होगी, ठीक। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा, जे की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, एम आर स्क्वायर ओमेगा मिल जाएगी, यानी डी अपॉन डी टी क्या मिल जाएगी, एम, यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा को क्या लिखेंगे, जे अपॉन टू एम लिखेंगे, ठीक है, जे अपॉन एम लिखेंगे, यानी डी अपॉन डी टी क्या मिल जाएगा हमें, जे अपॉन टू एम, जहाँ पे जे क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, जे को एल से भी डिनोट करते हैं, जे हमारा एंगुलर मोमेंटम को, यानी जे को हम, वेट अ मिनट, जे को एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों हमारे एंगुलर मोमेंटम ही है, ओके। तो ये हो गए दो फार्मूले, पहला फार्मूला ये मिला, और दूसरा फार्मूला हमें ये मिला, दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि नाउ द एरियल स्पीड डी अपॉन डी टी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। अच्छा, जे जो होता है बेसिकली वो कांस्टेंट होता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है, यानी वो कांस्टेंट होगा। मास भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, यानी जो एरियल वेलोसिटी है वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बी इक्वेशन थर्ड, द एंगुलर मोमेंटम जे ऑफ द प्लेनेट इज आल्सो कांस्टेंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा प्लेनेट का वो कंजर्व होगा। तो केपलर सेकंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो केपलर सेकंड लॉ को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे थर्ड लॉ क्या है इसका कि लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टाइम ऑफ द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, सेमी मेजर एक्सिस लेट से ए है, ठीक है। तो ऑफ एन इलिप्स, सो द एरिया ऑफ द इलिप्स विल बी कितना हो जाएगा, पाई ए बी होता है, एरिया ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा हमारा, पाई ए बी मिल जाएगा। हेंस टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, देन टी इक्वल टू कितना होता है हमारा एरिया ऑफ द इलिप्स डिवाइडेड बाय एरियल स्पीड, ठीक है। एरिया ऑफ द इलिप्स कितना होता है, पाई ए बी होता है, और एरिया स्पीड कितनी होती है, एरिया स्पीड होती है जी अपॉन टू एम होती है, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए टी स्क्वायर इक्वल टू पाई का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जे का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि लेट बी क्या है हमारा, सेमी लेटस लेटस है, ठीक है। रेक्टम ऑफ इलिप्स ऑर्बिट, यानी एल इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए मिल जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये एल क्या है हमारा, सेमी लेटस रेक्टम है, ठीक है। तो टी स्क्वायर कितनी मिल जाएगी यहाँ से, फोर पाई एम स्क्वायर ए क्यूब एल और डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब मिल जाएगा। सो ऑल द अदर क्वांटिटीज हमारे कांस्टेंट है, सो इट इज क्लियर थ्रू दिस रूल द farthest planet from the sun has the largest period of revolution, यानी जो प्लेनेट सन से सबसे दूर पे है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ द क्लोजेस्ट प्लेनेट मरकरी इज 88 डेज, ठीक है। और जो प्लेनेट हमारे सन के सबसे क्लोज हो जाएगा उसके लिए टाइम पीरियड सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मरकरी है वो सबसे क्लोजेस्ट है सन के, और इसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 88 डेज होती है। वाइल द फार्देस्ट हमारा क्या है, डॉफ प्लेनेट है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो है उसके लिए 248 ईयर्स होता है, ठीक है। एक रिवोल्यूशन करने में ये कितना टाइम लेता है, 248 ईयर्स का टाइम लेता है। सो
यहाँ पे न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम द कैपलस लॉ, ठीक है, न्यूटन के कंक्लूजन फ्रॉम द कैपलस लॉ से क्या थे कि न्यूटन फाउंड दैट द ऑर्बिट ऑफ अ मस्ट ऑफ द मोस्ट प्लेनेट एक्सेप्ट मरकरी एंड प्लूटो आर नियरली सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मरकरी यदि मरकरी एंड प्लूटो को छोड़ दे तो सभी लगभग में नियरली सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कैपलस सेकेंड लॉ द एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट रिमेन कांस्टेंट। दिस मीन्स that in a circular orbit the linear speed of the planet will be constant। यानी यहाँ पे क्या था, ये क्या था हमारा एरियल था ना, एरियल, वेट अ मिनट, ये क्या था हमारा सर्कुलर ऑर्बिट, यानी ये एरियल स्पीड क्या था, कांस्टेंट था प्लेनेट का। तो यदि हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट मान ले तो लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा ऑफ द प्लेनेट विल बी कांस्टेंट हो जाएगा। सिंस द प्लेनेट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन द सेंटर, अच्छा ये सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे अप्लाइड होगा, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर यानी सन की ओर। सो द फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो वेयर एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, वी क्या है हमारा लीनियर स्पीड, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एंड टी क्या है इसका टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। देन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन द वन रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। यानी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से एम बाई आर, ठीक है, यहाँ से कितनी हो जाएगी एम बाई आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। बट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द कैपलस थर्ड लॉ ये क्या होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यूब ना, टी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लेट से हमारा के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी के टर्म्स में, यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे के आर क्यूब लिखेंगे, यानी ये कितना मिल जाएगा हमें 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एम बाई आर का स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर बाई के क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया इसके लिए फार्मूला। सो इस पे क्या कर लेते हैं एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, यानी दो सैटेलाइट है लेट से S1 और S2 आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट इन अ co-planar एंड द concentric circular orbit of radii r1 and r2 है in the same direction respectively। so their respective periods of a revolution are कितना है 1 आवर है और 8 आवर दिया गया है। so radius of the orbit of the satellite S1 is equal to 10 के पावर 4 किलोमीटर है and find the relative speed in the kilometer per hour where they are closest, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कैपलस थर्ड लॉ के टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या होता है हमारा कांस्टेंट, यानी टी1 अपॉन टी1 क्यूब अपॉन आर सॉरी टी1 स्क्वायर अपॉन आर1 क्यूब इक्वल टू टी2 स्क्वायर अपॉन आर2 क्यूब हो जाएगा। यहाँ से टी1 की वैल्यू 1 दी गई है, आर1 की वैल्यू 10 के पावर 4 दी गई है, ये हो गया, और टी2 की वैल्यू 64, टी की वैल्यू 8 दी गई थी, इसका स्क्वायर 64 मिल जाएगा और आर2 का क्यूब हो जाएगा, यानी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे आर2 की इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर मिल जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन द वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा एस वन इक्वल टू 2 पाई आर1, यानी 2 पाई और आर1 की वैल्यू 10 की पावर 4 थी, और एस टू की वैल्यू कैसे कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी 2 पाई आर टू, यानी 2 पाई आर टू की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 4 थी। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा एस वन अपॉन टी वन हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 2 पाई इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, और वी टू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी एस टू अपॉन टी टू ये कितना आ जाएगा हमारा पाई इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी वन माइनस वी टू, ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 के पावर 4 माइनस पाई इंटू 10 के पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा सैटेलाइट मोशन। ओके, सो अगला टॉपिक है सैटेलाइट मोशन। सो सैटेलाइट मोशन क्या होता है बेसिकली अ लाइट बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ हेवियर बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड द सैटेलाइट। सो ये क्या होता है सैटेलाइट क्या होता है कि जब अर्थ के अराउंड कोई हमारी हेवियर बॉडी क्या कर रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण रिवॉल्व कर रही है, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ अ सन, जैसे कि अर्थ हमारा क्या हो गया सैटेलाइट ऑफ अ सन हो गया, ठीक है। वाइल मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून क्या हो गया सैटेलाइट क्या हो गया अर्थ। अच्छा, दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मून होता है वो नेचुरल सैटेलाइट्स होता है, और जो बाकी सब जैसे कि साइंटिस्ट लोग अर्थ में सैटेलाइट अपने लॉन्च करते हैं ना, वो क्या हो गया हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाता है। सो यहाँ पे बात आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, यानी अ सैटेलाइट ऑफ मास m moving in an orbit of a radius r with speed v naught then acquired centripetal force is provided by the gravitational, यानी लेट से यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अर्थ के रेडियस से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा कोई एम मास का बॉडी है, ये क्या कर रहा है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके पास जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। यानी ये कहाँ से, अच्छा, ये इसको यहाँ पे रोटेट करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड होता है वो कहाँ से मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना होता है, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एम एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद वी नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से अंडर द रूट जी एम बाई आर मिल जाएगी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वेट अ मिनट, एम से एम कैंसिल आउट, और वी नॉट का स्क्वायर यहाँ से कितने मिल जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर मिला, ठीक है। इसका रूट ले लेंगे, यानी वी नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर द रूट जी एम बाई आर मिल जाएगा। अब आर कितना था, सबसे पहले अर्थ का जो रेडियस था वो आर ई, ठीक है, अर्थ का रेडियस आर ई, प्लस ये जो हाइट है लेट से ये कितनी है, अर्थ से ये एच हाइट है, ठीक है। तो ये एच आर इक्वल टू कितने हो जाएगा हमारा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से जी एम अपॉन अंडर द रूट जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, और यहाँ पे आर क्या है, आर ई प्लस एच है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यदि ये जो एच है वो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम है, तब के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्या, आर, यहाँ पे एच को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी आर क्या मिल जाएगा हमारा, वो आर ई के इक्वल आ जाएगा, यानी आर इक्वल टू आर ई मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करते हैं, और ये जी और एम और डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आर ई, ठीक, अच्छा, जी एम, यहाँ पे क्या करते हैं, अब आर ई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है, और जी आर ई, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, और आर ई की वैल्यू क्या होती है, 6400 होती है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेट से कि वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अंडर जीरो, जी की वैल्यू लेट से 10 लेते हैं, ठीक है, और आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 और 00 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट ये कितना आ जाएगा, ये क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 हमारा, 64 का ये 8 मिल जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट की वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड मिल जाएगी। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि और ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट 2 जी आर ई होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट जी आर ई होती है। तो यहाँ से वीई को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इधर ले लिया, ठीक है, और इसको सेपरेट कर दिया किससे, हम लोग जी आर ई से। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रूट 2 टाइम्स क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली, वेट अ मिनट, तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा कि ये फार्मूला हमें मिल गया, ठीक है। ये फार्मूला हो गया हमारा, ये सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक। इफ अ बॉडी इज टेकन एट अ सम हाइट फ्रॉम द अर्थ एंड गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए मैग्नीट्यूड 8 किलोमीटर पर सेकंड, देन द बॉडी बिकम द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी थोड़ी सा हाइट उसको ऊपर ले जाए और इसको क्या करे, 8 किलोमीटर पर सेकंड से इसको ऊपर की ओर अपवर्ड फेंक दे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बॉडी जाके हमारा सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मिल बन जाएगा, ठीक है। यानी जो वी नॉट होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आर पे ना, यानी मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इफ द ऑर्बिटरी वेलोसिटी नियर बाय द सैटेलाइट बिकम्स टू रूट टू वी नॉट, ठीक है, यानी इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टू रूट टू वी नॉट हो जाएगी, और इंक्रीज बाय द 41.4% हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज डबल, देन द सैटेलाइट escape फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तब क्या करेगा, ये escape कर जाएगा। यानी रूट टू वी नॉट क्या था हमारा, इसके वेलोसिटी था ना, यानी ये क्या करेगा, इस कंडीशन में ये escape कर जाएगा, ओके। सो या फिर इस कंडीशन में escape कर जाएगा, या फिर हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इसकी इंक्रीज कर दे 41.4%, या फिर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्किप कर जाएगा, escape कर जाएगा, और ये escape वेलोसिटी हो जाएगी इसकी।
तो यहाँ पे बाउंड या अनबाउंड ट्रेजेक्टरी क्या होती है? बेसिकली लेट्स से ये क्या हमारा प्लेनेट है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? v इक्वल टू वी नॉट है। तो यहाँ पे ये पैराबोला पाथ बनाया है ना, और ये हमारा हाइपरबोला पाथ बना। तो इमेजिन अ वेरी टॉल टावर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर फ्रॉम अ projectile is fired with a velocity v parallel to the surface of the earth. So the trajectory of the projected depends on the velocity. So velocity और trajectory हो गई। तो velocity यदि हमारी v नॉट अपॉन रूट टू से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल डज नॉट ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है? यानी ये जो प्रोजेक्टाइल होगा डज नॉट ऑर्बिट द अर्थ, इट फॉल बैक ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या करेगा? वापस अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। जब v की वैल्यू v नॉट अपॉन रूट टू हो, तो ये क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल ऑर्बिट द अर्थ इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है? जब वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट टू से लेके वी ई तक हो, एस्केप वेलोसिटी तक हो, तो उसके लिए क्या हो जाता है? अच्छा, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है रूट टू वी नॉट ना, रूट टू वी नॉट, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? प्रोजेक्टाइल ऑर्बिट इन द इलिप्टिकल पाथ। अब क्या करेगा? ये जो प्रोजेक्टाइल होगा हमारा इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा। अच्छा, जब v इक्वल टू वी नॉट हो, तो प्रोजेक्टाइल डज नॉट ऑर्बिट, यानी प्रोजेक्टाइल ऑर्बिट नहीं करेगा। इट स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर देगा और पैराबोलिक पाथ में मोशन करने लगेगा। यदि v की वैल्यू ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी हो, तो यहाँ पे क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल डज नॉट ऑर्बिट, इस स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड हाइपरबोलिक पाथ में अब ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट की बात कर ले, तो ये कितना होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई आर अपॉन वी नॉट होता है। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से वी नॉट की वैल्यू जी आर अंडर द रूट वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेट अ मिनट। वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है? अंडर द रूट जी एम ई बाई आर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अंडर द रूट आर हमारा ऊपर जाएगा और ये इससे मिलकर आर के पावर थ्री बाई टू मिला बना लेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बेसिकली यहाँ से टू पाई आर के पावर थ्री बाई टू अंडर द रूट जी मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू पाई आर के पावर थ्री बाई टू और डिवाइडेड बाई आर अंडर द रूट जी हो जाएगी। यानी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम आर के आर का क्यूब हो गया। यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी आर यहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तो हमारा कैपिटल ला था, यानी आर की वैल्यू यहाँ से क्या है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच है, ठीक है? तो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारा? ये होता है टी इक्वल टू 24 आवर होता है, जहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाती है? कैलकुलेट करेंगे तो यानी 3600 किलोमीटर, यानी ये क्या हो जाएगा? 336 किलोमीटर हमें मिल जाएगा, ठीक है? यानी ये जो हाइट होती है सैटेलाइट्स की, वो क्या होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। यानी ये सिक्स टाइम्स ऑफ आर ई होता है। नियर अबाउट ये जो आर होता है हमारा सिक्स टाइम्स आर ई प्लस आर ई, ये क्या हो जाएगा? सेवन आर ई। जो आर होगा वो हमारा सेवन आर ई के इक्वल हो जाता है। यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है इसके लिए? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यदि हम नियर आई सैटेलाइट की बात करें, तो उसके लिए क्या होता है हमारा? वी नॉट की वैल्यू अंडर द रूट जी एम बाई आर ई होती है, यानी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी। और यहाँ पे हमारा नियर बाई सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड टू पाई अंडर द रूट आर ई बाई जी, और ये 84 मिनट आएगा, यानी 1 आवर 24 मिनट, यानी 1.4 आवर होगा। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5063 सेकंड मिल जाएगा। अब डेंसिटी कितना होता है? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यदि हम टीएनएस नियर बाय सैटेलाइट की टाइम पीरियड को मेजर करें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? टू पाई, और ये क्या हो जाएगा? आर ई के पावर वन अपॉन टू, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जी। अच्छा, स्मॉल जी को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाई फोर बाई थ्री पाई आर ई इंटू रो लिख सकते हैं, और के पावर क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अंडर रूट थ्री पाई अपॉन जीरो मिल जाएगा, ठीक है? सो नेक्स्ट चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ नियर बाई सैटेलाइट डिपेंड ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। सो फॉर मून क्या हो जाएगा? एच एम की वैल्यू 38000 किलोमीटर होती है, एंड टी एम की वैल्यू इसके लिए 27 डेज आ जाएगी मून के लिए, ठीक है? यहाँ पे वी ओ एम कितना हो जाएगा इसके लिए? टू पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई टीएम, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 1.04 किलोमीटर पर सेकंड। यानी ये मून के लिए हमारा ऑर्बिट वेलोसिटी की फार्मूला हो गया, ठीक है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का मून के लिए फार्मूला ये कितना होता है? 1.04 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये क्या होता है? जी एम एम बाई टू आर के इक्वल होता है। यानी इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखे तो एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर का स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये माइनस जी एम एम बाई आर होता है, यानी माइनस वी नॉट एम वी नॉट का स्क्वायर। इसको पोटेंशियल एंगुलर पोटेंशियल, सॉरी,
एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखे तो माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका सम के माइनस एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई टू आर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस एल स्क्वायर अपॉन टू एम का स्क्वायर, यानी एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन फॉर द सैटेलाइट मोशन के लिए क्या होता है, सेंट्रल ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, plane of the orbit of the satellite should pass through the center of the earth। ओके, ये दो कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट अबाउट द जियो सैटेलाइट की बात करें तो इट रोटेट इन द इक्वेटोरियल प्लेन में करता है। ठीक है, इट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना होता है, 3600 किलोमीटर, यानी 6 टाइम्स आर ही होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड शुड बी सेम एज द अर्थ होता है। ठीक, इट्स रोटेटिंग डायरेक्शन शुड बी सेम एज द अर्थ, यानी वेस्ट टू इट ये रोटेट करता है। इट्स ऑर्बिट कॉल्ड द पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, इसके ऑर्बिट को हम लोग पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं, एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यदि हम पोलर सैटेलाइट की बात करें जैसे कि सन साइक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, ये पोलर सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, इट इज द सैटेलाइट विच रिवॉल्व इन द पोलर ऑर्बिट और अबाउट अर्थ। सो पोलर ऑर्बिट इज द ऑर्बिट हुज एंगल इंक्लाइनेशन विद इक्वेटोरियल प्लेन कितना होता है, 90 डिग्री बनाता है, एंड सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट विल पास ओवर बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ जियोग्राफिक पोल्स वंस पर ऑर्बिट। ठीक है, यानी ये क्या करता है, साउथ और नॉर्थ जियोग्राफिक पोल को वंस वंस पर ऑर्बिट ये कर करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, यानी एक दिन में एक बार। ठीक, तो पोलर सैटेलाइट और सन साइक्रोनस सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट का एग्जांपल क्या है, सन साइक्रोनस सैटेलाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग द क्लाउड इमेज, एटमॉस्फेरिक डाटा एंड ओजोन्स लेयर इन द एटमॉस्फेरिक, एंड टू डिटेक्ट द ओजोन होल्स ओवर एंटार्क्टिका के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, अनस्टेबल ऑर्बिट है, और ये क्या है, हमारा स्टेबल ऑर्बिट है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज निगेटिव होती है। सो द मॉडुलस ऑफ दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी दिस एनर्जी इज ड्यू टू विच सिस्टम इज बाउंड और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम आर बाउंड टू ईच अदर। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि निगेटिव एनर्जी के कारण ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये एक दूसरे को बाइंड करके रखती है। तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड कितनी होती है, वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में जानी जाती है। यानी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था ना, अब ये प्लस हो जाएगा, यानी जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर का स्क्वायर, यानी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया इसके लिए फार्मूला। सो वर्क डन इन द चेंजिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है कि वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट इक्वल टू कितना होता है, माइनस टू जी एम एम बाई टू आर होता है। सो डब्ल्यू इक्वल टू ई टू माइनस सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम एम बाई टू, और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा। तो यहाँ से लेट्स से इस पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली एग्जांपल में क्या कह रहा है कि अ सैटेलाइट मूव्स ईस्टवर्ड वेरी नियर द अर्थ सरफेस टू द अर्थ इज इक्वेटोरियल प्लेन विथ स्पीड कितना है, वी नॉट है। अनदर सैटेलाइट मूव्स एट सेम हाइट विथ द सेम स्पीड इन द इक्वेटोरियल प्लेन्स बट वेस्टवर्ड। ठीक है, इफ आर इक्वल टू क्या है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड ओमेगा क्या है, बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द टू टाइम पीरियड as observed on the earth। तो टी वेस्ट की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है इसके लिए, वेलोसिटी वी नॉट प्लस आर ओमेगा हो जाएगा, और टी ईस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इसके लिए कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, वी नॉट माइनस आर ओमेगा हो जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी ईस्ट माइनस टी वेस्ट, यानी 2 पाई आर, 2 आर ओमेगा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी कितनी, 4 पाई ओमेगा आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वी नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे प्लस किस लिए किया, क्योंकि ये हमारा ऑर्बिट, प्लेनेट का ऑर्बिट और हमारा जो अर्थ का रोटेशन था वो सेम डायरेक्शन में था, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस किया। ठीक है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द प्लेनेट ऑफ अ मास m मूव्स अलोंग एन ellipse around the sun of the mass capital M so that its maximum and the minimum distance from the sun are कितना है, ए एंड बी है रिस्पेक्टिवली। सो प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ दिस प्लेनेट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ द सन इज कितना हो जाएगा, एम, और अंडर द रूट टू ए जी एम ए बी अपॉन
ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बेसिकली? यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से मिल गया, ठीक है? यानी एम वी वन ए इक्वल टू एम वी टू ए मिल जाएगा, वी टू बी मिल जाएगा, तो वी वन इक्वल टू कितना मिल जाएगा? वी टू बी बाई ए, ठीक है? यदि हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो हाफ एम वन एम वी वन का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसकी, जी एम एम बाई ए, ठीक है? और इस पॉइंट पे हाफ एम वी टू का स्क्वायर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी एम एम बाई बी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में वी वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, अंडर द रूट टू जी एम बी बाई अंडर द रूट टू जी एम बी बाई ए, और ए प्लस बी मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट एल इक्वल टू कितना होता है, एम वी वन ए होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे वी वन की वैल्यू, यानी एम ए अंडर द रूट टू जी एम बी बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस बी ए में हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था बेसिकली, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ए को इस ए का स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, ए का स्क्वायर करके अंदर ले जाएंगे, यानी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम, और ये अंडर द रूट अंदर ले गए तो ये कितना मिल जाएगा हमें, टू जी एम, और ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर करके अंदर ले गए तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए बी, और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली कि एग्जाम्पल, ठीक है? अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बॉडी बाय अ हाइट h इक्वल टू कितना है, आर ई अपॉन 1000 है, और सेकंड के लिए h इक्वल टू आर ई दिया गया है। तो यहाँ से फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए सोल्यूशन, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन 1000 के लिए यहाँ पे क्या है, हमें देखने को मिल रहा है कि h है वो लेस देन आर ई है, ठीक है? तो वी कैन अप्लाई डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू एम, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर होती है, ठीक है? ये हो गया। और एच की वैल्यू आर ई अपॉन 1000 था, सो इसको कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ये आ गया जी एम ई एम बाई 1000 आर ई आ जाएगा। जब एच इक्वल टू आर ई हो तो ये क्या हो जाएगा, इन दिस केस एच इज नॉट वेरी लेस देन आर ई, सो वी कैन नॉट अप्लाई डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, यू एफ माइनस यू आई, ठीक है? ये हो जाएगी, यानी एम वी एफ माइनस वी आई हो जाएगी, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू एम, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जी माइनस जी एम ई बाई आर ई प्लस आर ई हो जाएगी, और माइनस माइनस जी एम ई बाई आर ई हो जाएगी। तो यहाँ से डब्ल्यू स्टैंडर्ड की वैल्यू माइनस जी एम ई एम बाई टू आर ई हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, इन द डबल स्टार, इन द इन अ डबल स्टार टू स्टार्स, यानी वन ऑफ द मास m एंड अदर क्या है, 2m है, डिस्टेंस d अपार्ट रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, reduce an expression of the time period revolution so that the ratio of their angular momentum about the center of mass is same as the ratio of their kinetic energy। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ओके? तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिकली, द सेंटर ऑफ मास c will be at a distance d by 3 and 2d by 3 हो जाएगा from their masses 2m and m respectively। ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, सेंटर ऑफ मास अप्लाई किया, ठीक है? m प्लस टू एम डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एम ए प्लस टू एम ए डिवाइडेड बाई कितना, एम प्लस टू एम, यानी थ्री हो जाएगा, यानी ये कितना मिल जाएगा, डी बाई थ्री मिल जाएगा क्लियर, और इसके लिए टू डी बाई थ्री मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से बोथ आर द स्टार्स रोटेट अबाउट सी इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विद देयर सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच स्टार ड्यू टू द अदर सप्लाइज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या करेगा, हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लेट फॉर रोटेशन फॉर ए स्मॉलर स्टार द सेंट्रीपिटल फोर्स m, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, मास m टू डी अपॉन थ्री था ना, और इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो सॉरी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एम हो गया, ये आर हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इट प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये क्या करेगा, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम, और ये आर ओमेगा स्क्वायर ये प्रोवाइड किया जी टू एम मल्टीप्लाई बाई एम डी बाई डी का स्क्वायर, यहाँ से यानी यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अंडर द रूट थ्री जी एम बाई डी क्यूब हो जाएगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा होता है, यानी टू पाई और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट किया, यानी अंडर द रूट डी क्यूब अपॉन थ्री जी एम हो जाएगी। तो यानी यहाँ यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है? यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू कितना होता है हमारा, आई ओमेगा, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू हमारा जो होता है वो आई ओमेगा होता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा बिग डिवाइडेड बाई आई ओमेगा स्मॉल, ये क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है, ये क्या होता है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है? कंजर्व होता है, ठीक है? तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आई बिग अपॉन आई स्मॉल कितना हो जाएगा यहाँ से,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2m, और ये क्या हो जाएगा d/3 का स्क्वायर हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा ना, सॉरी m, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू mr स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी m, और यहाँ पे m, और ये क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m, वेट अ मिनट, ये m हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर, जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, एम आर स्क्वायर, ठीक। तो आई बी का अपन आई स्मॉल यहाँ से कितना मिल जाएगा, एम, और ये क्या था इसके लिए 2m था, और डिस्टेंस क्या था इसके लिए d/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए एम मास हमारा m था, और इसके लिए 2d/3 डिस्टेंस था स्क्वायर, यानी आई बिग यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आई बिग अपन आई स्मॉल की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, सिंस हमारा ओमेगा क्या है सेम, बहुत दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई बी का अपन आई स्मॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम और आर स्क्वायर यानी 2m एंड d/3 का स्क्वायर, और m और 2d/3 का स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा फाइनल आंसर इसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो k1/k2 क्या हो जाएगा हमारा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर बिग और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर स्मॉल। अच्छा, इसमें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, और हाफ हाफ भी कैंसिल आउट, यानी ये क्या मिल जाएगा, आई बी का अपन आई स्मॉल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यहाँ पे हमने जस्ट फाइंड किया था। सो विच इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है लास्ट टॉपिक, वेट अ मिनट, ये क्या है, वेटलेसनेस, ठीक है, वेटलेसनेस, ठीक। व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी आइदर ट्रू और अपरेंट बिकम जीरो, ये क्या होती है, या फिर आइदर ट्रू या फिर अपरेंट बॉडी क्या हो जाती है, ये जब जीरो हो जाती है, तो ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस बॉडी इज सेड टू बी द इन स्टेट ऑफ द वेटलेसनेस, ठीक है। सो इफ द बॉडी इन अ सैटेलाइट विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन ग्रेविटी, यानी बॉडी यदि सैटेलाइट पे है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगती है, सो ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट एच अबव द सरफेस, देन हमारा क्या हो जाएगा, एम जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा फोर्स, ट्रू वेट कितना हो जाएगा, एम जी एच इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है हमारा, एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, यानी अपरेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, एम जी एच माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट स्क्वायर बाई आर होती है, यानी जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, यानी इसकी वैल्यू जी एम अपॉन आर की वैल्यू आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जी एच मिल जाएगा। तो अपरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी एच माइनस जी एच, यानी ये जीरो हो जाएगा, यानी अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यानी सैटेलाइट में यदि कोई मैन बैठा हुआ है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है, कोई भी आदमी वहां बैठा हुआ है, तो उसको अपना वेट क्या होगा, जीरो फील होगा, यानी इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, वेटलेसनेस कहेंगे, ठीक है। सो नोट द कंडीशन ऑफ अ वेटलेसनेस कैन बी ओवरकम बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्रेविटी, यानी वहां पे क्या करें हम, उस स्पेसशिप में जो सैटेलाइट में, और जो सैटेलाइट है लेट से वो हमारा स्पेसशिप है, उसमें हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी यदि क्रिएट कर दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमें ग्रेविटी फील होगी, यानी एम एम यहाँ पे ये जो एम जी एच माइनस जी एच किए थे वो जीरो था, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ से मिल जाएगा, यानी फिर क्या होगा, उसको वेट फील होगा अपना। तो सैटेलाइट इन द एडिशन टू इट्स रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो कंडीशन फॉर द वेटलेसनेस ऑन द अर्थ सरफेस क्या होना चाहिए हमारा, जी प्राइम कितना मिलना चाहिए, जीरो, यानी एम जी इक्वल टू एम आर ई ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ से, 1 अपॉन, यानी ओमेगा चाहिए 1/cos लेमडा अंडर रूट जी बाई आर ही हो गया। यदि ये कंडीशन हमें मिल जाएगा तो हमें अर्थ पे क्या, अर्थ के सरफेस पे हमारा वेट जो है वो जीरो फील होगा। ओके, सो थैंक्स।